हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे। ठीक, क्लास 11th एनसीईआरटी में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। साइटोलॉजी वाली यूनिट शुरू की थी, एक लेक्चर हो चुका था। पहले लेक्चर में स्लाइड एंड स्वान, सेल थियरी, रुडोल्फ विर्चो और बेसिक सेल की डेफिनेशन, सेल अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो किस तरह से काम कर रहा है, मल्टी सेलुलर है तो वो किस तरह से काम कर रहा है, ये सब बातें आपको बता दी थी। ठीक, आज की क्लास में हम लोग बताने वाले हैं, जो हम आपको बताएंगे और मतलब बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, इसमें बताएंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल के बारे में। ओवरव्यू ऑफ द सेल मतलब डिफरेंट साइजेस। ठीक, शुरुआत करेंगे कि कौन से सेल का साइज़ कितना होता है, क्या कैसा एनसीईआरटी बात लिखती है। अच्छा, फैक्चुअल बातें हैं, और ये जो फैक्चुअल बातें हैं एज इट इज़ उठ के आपके एग्जाम में, नीट में पूछी जा रही हैं। मतलब विगत 6-7 वर्षों, 8-9 वर्षों से, जब से नीट ने शुरू करा है 2016 से, तब से भैया ये सब ऐसे ही पूछा जा रहा है, एकदम एग्जैक्ट उठ के एनसीईआरटी से आ जाता है। इसलिए आपको वो फैक्चुअल चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो सेल होती क्या है? तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी 2 भागों में इसको डिवाइड कर रही है, 2 तरह से, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। अच्छा, ठीक ठाक स्कूल से पढ़े होगे तो 9th क्लास में वो वाला प्रैक्टिकल किया होगा कि प्याज की पील निकालते हैं, अनियन पील, और उस पर स्मीयर बना के और उसका स्लाइड बना के देखते हैं। स्मीयर तो नहीं, उसका स्लाइड बना के अंडर माइक्रोस्कोप उसको देखते हैं। ठीक, टेम्परेरी स्लाइड रहती है तब कोर्स में। तो वो भैया जो है, वो प्याज की जो आपने पील निकाली थी, छिलका निकाला था, वो क्या था? प्लांट सेल था। ठीक, उसमें आपको ऐसे ऐसे चौकठे से स्ट्रक्चर्स दिखते थे, ऐसे। ऐसे बने हुए दिखते थे। ये क्या थे? ये प्लांट सेल्स थी। सिमिलरली अगर आप ह्यूमन चीक सेल को निकाल करके देखते हैं, चीक सेल, ये देखिए अंदर म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। कभी टच करके देखना तो अंदर बहुत मुलायम सा म्यूकोसा प्रेजेंट है। इसको स्कैपुला से ऐसा निकालते हैं म्यूकोसा को, और उस सेल को जब स्टडी करते हैं तो ऐसे राउंड राउंड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इस शेप की। ठीक, इस शेप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये भैया कौन सी हैं? ये एनिमल सेल है। इसका प्रैक्टिकल तो नहीं किया होगा, इसको आपने देखा तो नहीं होगा अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन स्लाइड्स होती हैं कुछ स्कूल्स में इसकी भी, ह्यूमन चीक सेल की। ठीक, ये तो हो गया एक टाइप का सेल का, सेल को कैसे डिवाइड किया इन्होंने, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। ठीक, इसमें बताया कि प्लांट सेल पे ऊपर ऐसा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कुछ सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एक ऐसी दीवार नुमा संरचना कठोर सी प्रेजेंट होती है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अपनी शुरुआत करती है बाहरी की। ठीक, तो ये डिफरेंस इन्होंने बताया। इसके बाद दूसरी बात बताई इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके? प्रोकैरियोटिक ये आर है भैया, देख लेना, और यूकैरियोटिक। ठीक, इनकी बात बताई। तो इसमें बताया प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट उतना विकसित नहीं होता है, यूकैरियोटिक में विकसित होता है। बस यही बातें ये शुरुआत में एनसीईआरटी लिख रही है। इसके बाद से आपकी इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। क्या? कोई भी सेल आप उठा के देखते हैं तो ये मान लो प्लांट सेल एक हमने उठाई, इस प्लांट सेल में बीच में यहाँ पर भैया सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कैसा? सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड जैसा है, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक, इसके बाद एक और बात देख लो, साइटोप्लाज्म
प्लस सेल ऑर्गेनेली, इसको कहते हैं साइटोसॉल। क्या कहते हैं? साइटोसॉल। ये जो कुछ बातें थी आपको पता होनी चाहिए, छोटी मोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। साइटोप्लाज्म समझ में आ गया? ये फ्लूइड जो प्रेजेंट है इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस मान लो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, ठीक, इसको और इसको मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। अब साइटोप्लाज्म पे और जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट है सब, उन सबको जोड़ के हम साइटोसॉल कहेंगे, ठीक। ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। साइटोप्लाज्म के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी लिखती है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। क्या? साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। ये बात को अपना नोट बना करके लिख लेना, मेन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी। मेन अरीना का मतलब है यही वो मेन एरिया है। एरिया का मतलब होता है, अरीना का मतलब होता है जहाँ पर स्कोप ऑफ स्टडी, जिस चीज़ को आप पढ़ना चाह रहे हैं उस चीज़ जगह को अरीना कहते हैं, ठीक। तो ये जो एरिया है इसी में सारी सेलुलर एक्टिविटी होती है, ठीक। ये हो गई आपकी किसकी बात? सेल साइटोप्लाज्म की। अब साइटोप्लाज्म के बाद भैया इसमें मेम्ब्रेन बाउंड या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जिन पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो या जिन पर एक से ज़्यादा भी, दो मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती हैं। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन? डबल मेम्ब्रेन वाले दो हैं भैया, ध्यान देना, मोटा मोटी दो हैं, तीसरा भी एक बता देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तीसरा एक आता भैया न्यूक्लियस, इसको भी डबल मेम्ब्रेन में ही रखते हैं, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक। ये डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस जो भी जितने भी बचे वो सब सिंगल मेम्ब्रेनस। ट्रिपल मेम्ब्रेनस भी एक ऑर्गेनेली होता है, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं तो मत जानो, ठीक। नॉन मेम्ब्रेनस मतलब कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है, तो नॉन मेम्ब्रेनस कौन सा है? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको, राइबोसोम को, ठीक। और ये जो राइबोसोम है इसको सेल ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली भी बोलते हैं, इसका एक नाम ये भी है, ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, ठीक, ये भी बोलते हैं, ठीक। ये दोनों चीज़ें आप, ये डबल एल ही है, ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी बता देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, इतनी बातें ये आपने आई गेस नोट कर ली होंगी, तो इसको हटाते हैं यहाँ से और समझने की कोशिश करते हैं इसको ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली क्यों बोलते हैं राइबोसोम को। देखो, विद कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, अच्छा सबने मतलब ऐसा हिंदू माइथोलॉजी थोड़ी मोटी पढ़ी होगी, ठीक है। तो हिंदू माइथोलॉजी को अगर आप देखें तो उसमें मतलब बहुत साइंटिफिक चीज़ें बताई गई हैं और जो साइंटिफिक तौर पे सही भी है। सबसे पहले बताते हैं कि मत्स्य अवतार हुआ विष्णु जी का, ठीक। फिर उसके बाद कच्छप अवतार हुआ, ठीक। तो मतलब धीरे धीरे ऐसा पानी से शुरुआत हुआ इवोल्यूशन का, मतलब लाइफ की ओरिजिन कहाँ से हुई? मत्स्य अवतार, मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है, ठीक है। तो बताते हैं कि लाइफ की ओरिजिन कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? पानी से हुई, ठीक। और उसके बाद धीरे धीरे वो कच्छप अवतार में वो कैसा हो गया? वो एक्वाटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, यानी कि एम्फीबिया टाइप का हो गया। हालांकि कछुआ जो है उसको रेप्टाइल में रखते हैं, लेकिन वो दोनों जगह रह लेता है, ठीक। तो धीरे धीरे लैंड की तरफ, टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ बढ़े हम लोग, कहाँ से? पानी से, ठीक। तो भैया जब ये बात इन्हें पता चली, और इसमें भी सबसे पहले कौन है? प्रोकैरियोट्स है। कौन है? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सबसे पहले बन गए, मतलब बैक्टीरिया और बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी, लिख लेना, ठीक। ध्यान से देखना, इनके पास एक प्रॉपर्टी थी कि ये फोटोसिंथेसिस कर लेते थे। क्या कर लेते थे? फोटोसिंथेसिस कर लेते थे, ठीक। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते थे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे थे कि ये अपना वो बना लेते थे, एक भोजन बना लेते थे, ठीक। तो अब हुआ क्या कि जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने की बारी आई,
प्रोकैरियोट से यूकैरियोट सेल बनने की बात आई तो क्या हुआ कि इनको ज़रूरत थी किसी काम करने वाली व्यक्ति की। तो एक बैक्टीरिया ऐसे मार्केट में ऐसे घूम रहा था, ठीक, प्लाज्मिड था, ऐसे घूम रहा था, ठीक, एक बैक्टीरिया था, इसके ऐसे मार्केट में से फर्जी फंड में घूम रहा था, ठीक। तो ये यूकैरियोटिक वाली जो सेल थी इसने इसको इंगल्फ कर लिया। क्या कर लिया? इंगल्फ कर लिया। तो इस तरह से भैया क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हो गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक। अच्छा, बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे तो भैया बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर सेल वॉल होती है, उसके बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया। और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म आया यूकैरियोटिक, ठीक। उस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, उस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने इस बीजीए को इनगल्फ कर लिया। तो भैया हमारी क्लोरोप्लास्ट बन गया। क्या बन गया? क्लोरोप्लास्ट बन गया। ये बीजीए जो था ये इसके अंदर जाकर के क्या बन गया? क्लोरोप्लास्ट बन गया। इस सेल के यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाने के बाद ये क्लोरोप्लास्ट बन गया और फोटोसिंथेसिस करने लगा, ठीक। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी हुई और इसी कारण, चूंकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट से बने हैं, इसी कारण ये डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक। अब जब बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है तो गौर से देखना, इस बैक्टीरिया में भी राइबोसोम है, दिखाएं छोटे छोटे, ठीक। और ध्यान से देखना, जब ये इसको, इस बैक्टीरिया को ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंगल्फ कर लेगा और माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा तो ये इसके लिए ऑर्गेनली हो जाएगा ना। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है, ठीक। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट हैं ये वाले, तो इसका मतलब है राइबोसोम ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली है, ठीक। इसलिए इसको ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली कहा जाता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं और फैक्ट रख देते हैं आपके सामने और क्लास को फिनिश करते हैं। देखो, अच्छा यहां पे एक और बात बता दें आपको कि थोड़ी सी बातें एनसीईआरटी विरोधाभास में लिख रही है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पर लिखती है एनसीईआरटी कि स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइकोप्लाज्मा, ठीक। और इसकी जो लेंथ दे रही है वो कितनी दे रही है? 0.3 माइक्रोमीटर। कितनी? 0.3 माइक्रोमीटर, ये बात लिख रही है। एक पेज पलटोगे तो ऊपर एक लेफ्ट कॉर्नर पे डायग्राम दिखेगा, चिपका देंगे इसी में वीडियो में, ठीक है, एडिट करके। उसको जब आप ध्यान से देखोगे तो उसमें लिख रहा होगा कि उसमें लिख रहा होगा पीपीएलओ का साइज लिखा होगा। किसका? पीपीएलओ का साइज, प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। फुल फॉर्म एनसीईआरटी में लिखा है या गूगल कर लेना, ठीक। प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी कितना दे रहा है? 0.1 माइक्रोमीटर। ये भी लिविंग सेल है। अब हम किसकी बात मान लें पता नहीं, लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल लिख रखा है, इसलिए भैया आप माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर को ही सही टिक लगा के आएंगे जब एग्जाम में आएगा। इसके बाद और एक बात गौर से सुनना, यहाँ पे लिखता है कि बैक्टीरिया का साइज जो है, बैक्टीरियल सेल का साइज बता रहा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। कितना? 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक। और उसी डायग्राम में अगर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे बैक्टीरियल सेल का साइज बता रहा है, ऐसा लिखा होगा टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज बता रहा है 1 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक। तो थोड़ा गौर से देख लेना। इसके बाद लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? मतलब 9th क्लास में जब हम लोग होते हैं तभी बता दिया जाता है लार्जेस्ट सेल कौन सी है। लार्जेस्ट सेल है एन ऑस्ट्रिच एग। कौन है? एन ऑस्ट्रिच एग। साइज एनसीईआरटी नहीं लिख रही है तो आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क है। लार्जेस्ट का मतलब सब पूरे साइज में बड़ी और लॉन्गेस्ट का मतलब है लंबाई में बड़ी। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? ये तो सेंटीमीटर्स में होती है, मतलब 135-37 मिलीमीटर की चौड़ाई होती है, ठीक, 13-13 सेंटीमीटर के आसपास। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? नर्व सेल या न्यूरॉन।
जब 10th में थे तो एक ऐसा करके ऐसा चित्र बनता था, अभी आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे भी ये कैसा डायग्राम बनाते थे हम लोग हैं, ठीक। उसको न्यूरॉन या नर्व सेल बोलते हैं ना, वही सबसे लंबी होती है, 90 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है, ठीक। अब ध्यान से देना, यहाँ पर एक और बात है, क्या, आरबीसी का डायमीटर लिख रहा है। आरबीसी का शेप पहले तो बताओ कैसा होता है, कोई भी बंदा आरबीसी का शेप कभी नहीं भूलेगा। आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है। कैसा होता है, बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव शेप कैसा होता है ये भी दिखा देते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जैसे मान लो आरबीसी को ऐसे दिखा रहे हैं तुमको, ऐसे आरबीसी की एक सेल को ऐसे दिखा रहे हैं, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल या रेड ब्लड सेल, ऐसे दिखा रहे हैं। तो आरबीसी इधर से भी ऐसी कॉनकेव होगी और इधर से भी ऐसी कॉनकेव होगी, ये होता है बाई कॉनकेव शेप। जब सामने से दिखाएंगे तो ऐसी होती तो गोल है, होती तो गोल है, लेकिन ये सरफेस, ये एंड भी ऐसे चपटा होगा और इसको पलटोगे तो पीछे वाला एंड भी ऐसे ही चपटा होगा। इतना एरिया ऐसे ऐसे शेडेड कर लो, शेडेड कर लो, मान लो इतना अंदर रहेगा, गर्त में रहेगा। ये तो ऐसे काट के दिखाया तुमको 2D में। जैसे मान लो मेरे पास एक प्रॉम्प्ट रखा है, ये आरबीसी है, ठीक। ये आरबीसी ऐसे हमने तुमको दिखाई, ठीक। तो ये ऐसा शेप है, इसको काटोगे जब बीच से तो इसका शेप ऐसे दिखाई पड़ेगा, वो मैंने दिखाया बाई कॉनकेव शेप। हाँ, इसका डायमीटर कितना होता है, ध्यान से देखना, 7 माइक्रोमीटर। कितना, ध्यान देना, 7 माइक्रोमीटर। डायामीटर है भैया, कई बार घुमाने के लिए रेडियस पूछ लेता है तो 3.5 लिख देना, ठीक। डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। आरबीसी ही अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो गूगल करके बताओगे कौन से शेप की हो जाती है। अगर सिकल सेल एनीमिया है किसी बंदे को तो ये क्वेश्चन तुमको मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आरबीसी कौन से शेप की हो जाती है, ठीक। गूगल करना या किताब में पलटना, रिप्लाई करना कमेंट में, ठीक है। और भैया चैनल थोड़ा सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ, हैं, और वीडियो स्किप नहीं करेगा कोई, पूरा वीडियो देखा करो। चलो, ये हो गई बात। अब वायरस की एक सेल और बची है, वायरस की सेल तो नहीं होती वो, लेकिन वायरस का साइज बता देता हूँ। उसी डायग्राम में लिखा है कि वायरस का साइज जो है, वायरस का साइज जो है 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक, इतना होता है लगभग। तो ये, लेकिन ये सेल नहीं है, वायरस अपने आप में एक सेल नहीं है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो ये बातें आपको मैंने बता दी आज की क्लास में। इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इन बातों को अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय श्री राम, राधे राधे।